नमस्कार। भारत का एक परिचय अध्याय के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है विविधता में एकता। विविधता में एकता एक वाक्य नहीं है, एक बहुत व्यापक एक दर्शन है जो कि भारत के विकास की प्रक्रिया के साथ साथ अधिक समृद्ध होता गया। शाब्दिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो विविधता में एकता का मतलब जो होता है या शब्दार्थ जो होता है, यहाँ पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, प्रजातीय हो, उनके होने के बावजूद यहाँ पर एक एकता देखने को मिलती है, उसी को विविधता में एकता कहते हैं। विविधता में एकता जो है, ये जो दर्शन है, यह एक भाव है, एक मनोवृत्ति है जो कि हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। जिस तरह से एक माला के अंदर मोती बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, उसी तरह से इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद एक भावना हमें एक दूसरे से जोड़े हुई है। ये जो भावना है, अगर उसको हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना। अब यहाँ दो चीज़ें आपके लिए समझना जरूरी होता है कि एक होता है स्टेट और एक होता है राष्ट्रीयता या स्टेट एंड नेशन। तो जब स्टेट की बात करते हैं, हम राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ हम भारत के जो राज्य हैं उनकी बात नहीं करते। हमारा यहाँ पर राज्य से मतलब होता है एक वह क्षेत्र जिसकी एक सुनिश्चित राजनीतिक सीमा होती है, उसे हम राज्य कहते हैं। जबकि जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जब नेशन की बात करते हैं, तो यह जो विषय है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है और यह किसी राज्य की सीमा को स्वीकार नहीं करता। यह उससे बहुत व्यापक अवधारणा है। आपका भावनात्मक जो लगाव होता है वो सीमाओं से परे होता है। और यह राष्ट्रीयता की भावना ही भारत में विविधता में एकता के जो दर्शन है उसको पोषित करती है। अगर हम विविधता की बात करें तो ये जो विषय है इतना व्यापक है और इसको हम चाहते भी नहीं है कि उसको हम शब्दों में बांध के रखें, लेकिन इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से तब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप हर विषय के अलग अलग विषय के विद्यार्थी हो। आपको भूगोल के साथ साथ इतिहास भी होगा, आपके राजनीतिक विज्ञान भी होगा, अर्थशास्त्र भी होगा, समाजशास्त्र भी होगा। तो वो दृष्टिकोण जहाँ आपके अंदर आएगा, उसी दृष्टिकोण को अगर आप लेके चलते हैं तो उसके आधार पर भी विविधता में एकता को आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, व्यापक दृष्टिकोण दे सकते हैं। हम यहाँ कुछ पॉइंटों की बात करते हैं जहाँ जिसको हम विविधताओं को रिकॉग्नाइज करें भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, और भौगोलिक विभिन्नताओं को जैसे मैंने आपको इसी पार्ट में बताया कि भारत जो है आज यूरेशिया से संबंधित है, लेकिन भारत का अगर हम प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो वो गोंडवाना लैंड का भाग रहा और बाद में ये उत्तर की और पूर्व की तरफ गति करने के कारण वर्तमान स्थिति के अंदर ये आया है। इसका मतलब यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से अति प्राचीन चट्टानों के साथ साथ या अति प्राचीन भौगोलिक दृश्यावलियों के साथ साथ वर्तमान समय की जो दृश्यावलियाँ हैं वो भी आपको दृष्टिगत होती हैं। तो उस आधार पे भी यहाँ पे विभिन्नता है। अगर भौगोलिक हम इसका देखें तो आपके पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मृदा के दृष्टिकोण से अपवा तंत्र, अपवा प्रतिरूप के आधार पे अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब अगर हम इसको जैसे हम इस नक्शे में हम देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कर्व से ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन, तो इस तरह की भौगोलिक विभिन्नताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की भौगोलिक विभिन्नताएं व्यापकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक हम दोनों को एक जगह ही समाहित कर, क्योंकि परिवार से समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो विषय हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और उसके साथ ही एक धार्मिक जो अवधारणाएं हैं उनका भी जन्म होता है। तो हम यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सबको एक साथ समाहित करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ अगर जातिगत दृष्टिकोण से करें तो व्यापक जातिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। आपके धार्मिक आधार पे करें तो धर्म के आधार पे व्यापक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। धर्म के अंदर भी कास्ट, सब कास्ट वो आपको देखने को मिलती है। पारिवारिक जो स्ट्रक्चर है, कहीं पे संयुक्त परिवार प्रणाली है, कहीं पर एकाकी परिवार प्रणाली है, कहीं पर पुरुष प्रभुत्व समाज की बात करते हैं, कहीं पर महिला प्रभुत्व समाज की बात करते हैं। तो इस आधार पे आपको व्यापक जो है अंतर देखने को मिलता है। आपके जो रीति रिवाज हैं, आपके भाषा है, उसके आधार, खान पान है, उसके आधार पर भारत के अंदर एक व्यापक जो विविधता आपको देखने को मिलती है। जैसे इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, भारत के विभिन्न भागों के अंदर जो है नृत्य की जो विधाएं हैं वो अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे मणिपुरी हो गई, कुचिपुड़ी हो गया, आप इसको देख पा रहे हैं, भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसी की हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। तो ये भारत की एक सांस्कृतिक जो समृद्धता है उसको शो करता है। इतनी व्यापकता है, इतनी विविधता है जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आप धार्मिक आधार पे हमारे यहाँ पर हिंदुज़्म है, जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, तो सिक्किम, इस्लाम, सभी तरह के धर्मों का यहाँ पर समावेश है। तो वो भी यहाँ की विविधता को आपको दृष्टिगत करता है। यहाँ हम भौगोलिक, जैसे हमने बात करी अभी पूर्व में, तो इस स्लाइड से आप देख पा रहे हैं कि उत्तर के अंदर हिमालय है, डेजर्ट है, आपका केरला या आपके जो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। तो उस सभी तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। आप अगर भाषाई आधार पे करें तो भारत के अंदर भाषाओं के आधार पर 12 जो भाषाएं हैं उनको गवर्नमेंट स्तर पे आपको मान्यता प्राप्त है, और उनकी भी यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं, जैसे आप देख सकते हैं, मलयालम है, कन्नड़ है, कोनानकी है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया, बंगाली। तो ये सभी विभिन्नताएं आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो गई, आर्थिक हो गई। आर्थिक विभिन्नताएं ये बड़ा व्यापक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, इस तरह की जो डिफरेंस है वो भारत के अंदर भी व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इस स्लाइड के अंदर हमने सेक्टर वाइज एक लिखा है कि डिफरेंसेस जो हैं, और एक जो बहुत बड़ा अंतर है जो आपको देखने को मिलता है, हम कहते हैं कि इंडिया भारत का जो अंतर है। तो इंडिया और भारत का अंतर जो है उसको एक हम डिजिटल उसकी बात करते हैं। हम भारत की जो बात करते हैं उसको एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं। इंडिया एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके अंदर व्यापक अंतर देखने को मिलता है। एक रूरल अर्बन जो डिफरेंसेस हैं वो आपको व्यापक अंतर देखने को मिलता है। पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के पास जो पूंजी है उसका काफ़ी अधिक संकेंद्रण है। बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, पॉवर्टी और अबव पॉवर्टी, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिकली जो एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं वो भी वहाँ की जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं उसके आधार पे व्यापक आपको देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं राजनीतिक जो विविधताएं हैं। तो राजनीतिक जो विविधता है उसको अगर हम देखें तो ये जो विविधताएं हैं ये समय के साथ हमारे जो विकास हुआ, चाहे वो प्राचीन, अगर हम भारत की बात करें, रामराज की बात करें, तो वहाँ पर एक अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं काम करती थी। बाद में जो आपके संवैधानिक विकास की जो प्रक्रियाएं हुई वहाँ पर आपको व्यापक विभिन्नताएं, केंद्र राज्य संबंध हैं। वहाँ पर आपके 28 स्टेट्स हैं, 20 स्टेट्स के अलग अलग तरह कल्चरल चीज़ें हैं, वो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को डिफाइन करते हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ये सब चीज़ें भी भारत के अंदर व्यापक जो विभिन्नता है उसको परिलक्षित करती है। फिर आता है आपका जलवायु। तो जैसा कि हम कहते हैं कि भारत विश्व के अंदर 7वां एक विशाल देश है। तो इस विशाल देश के अंदर विभिन्न भौगोलिक विभिन्नताएं, अभी हमने अध्ययन किया कि पर्वत, पठार, मैदान, सभी तरह की विभिन्नताएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसके कारण यहाँ पर जो जलवायु है,
क्योंकि यहाँ का, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ का 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, तो 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, उसके कारण इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उसने यहाँ की जलवायु के अंदर काफ़ी विभिन्नताएं पैदा की हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंध, शीतोष्ण, शीत, समुद्रिक, मरुस्थलीय सभी प्रकार की जलवायु आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके सांस्कृतिक स्तर पे भी विभिन्नताएं हैं, आपके सांप्रदायिक स्तर पे है, आपके आर्थिक क्रियाओं के आधार पे हैं, कृषिगत हो, औद्योगिक हो, सब जगह हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जो आपके प्रजातीय विभिन्नताएं हैं, जैसे विकास के अंदर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन है, या निग्रोइड है, या कोकोसाइड कुछ एरियाज़ में, तो उस तरह की सभी तरह की प्रजातियां हमारे भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। ये सभी हमें विविधता को हमें शो करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत की जो एकता है वो बनी हुई है, एक अपनत्व की जो भावना है वो बनी हुई है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक राष्ट्रीयता की भावना होती है, एक नेशन की जो भावना होती है, वो इन विभिन्नताओं से काफ़ी व्यापक है और वो एक भावना से जुड़ा हुआ विषय है जो कि हमें एक दूसरे से बांधे हुए है। अब अगर हम एक एक चीज़ का अध्ययन करें कि कैसे हम इस इंटीग्रिटी को, एक एकता को हम बांध के रखे हुए हैं, उन चीज़ों को देखें, तो मैं सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल यूनिटी है उसकी हम बात करें। भले ही हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है, लेकिन हिमालय के उत्तर के अंदर होने के कारण अगर हम भारत को देखें तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से कुछ भाग इसका टेम्परेट जोन में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, नीचे वाला उष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण यहाँ जो जलवायु है वो पोष्ण कटिबंधीय है, हमेशा बनी हुई होती है, जो इसको एक बंधन में बांधे हुए है, एक जलवायु की एकता को निरूपित करती है। उसके बाद हम कहें कि हमारे यहाँ पर जो जलवायु की जो विशेषता है उसी के अंदर यहाँ पूरे भारत के अंदर मानसून जलवायु मिलती है, और उसकी जो विशेषताएं होती हैं, अनिश्चितता और अनियमितता वर्षा के वितरण के अंदर, तो वो सभी पूरे भारत के अंदर एक सी देखने को मिलती है। फिर आता है आपका पॉलिटिकल यूनिटी। तो हमारे जो भारत का अनुच्छेद 1 है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 1 के अंदर कि भारत जो है वो स्टेट्स का एक समूह है, एक बंधन है जिसको वो इंगित करता है। तो अलग अलग स्टेट होने के बावजूद संविधान ने हमें एक धागे में पिरोया हुआ है। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अगर हम अध्ययन करें तो हम भारत के लोग, जो शब्द शुरू होता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग ही एक नेशन की भावना से प्रेरित है। फिर उसके बाद आप चाहे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो वहाँ पर संविधान को सर्वोपरि रखा गया है, जिसके अंदर सभी लोगों के साथ समान, सभी धर्मों के साथ समान समभाव की जो भावना है उसको प्रेरित करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिलीजियस फैक्टर, तो वहाँ पर भले ही समय समय के बाद विभिन्न धर्म का विकास हुआ, लेकिन यहाँ आने के बावजूद एक जो सांस्कृतिक संक्रमण हुआ उसने, और एक लंबे समय तक साथ रह के परिवार ने विभिन्न धर्मों के अंदर एक समरसता का जो भाव है पैदा किया है। तो यहाँ समरसता के अंदर भाषाई समरसता भी है, धार्मिक समरसता भी है, सांस्कृतिक समरसता भी है। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनल फेडरलिज्म, जैसे हम पूरे भारत के अंदर नेशनल फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो 26 जनवरी, 15 अगस्त पूरे भारत में मनाया जाता है। नेशनल सिंबल्स जो होते हैं उसके अंदर पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सब चीज़ें, एक राष्ट्रीय विचार, एक राष्ट्रीय भाषा, एक संविधान, एक संप्रभु सरकार, ये सब चीज़ें पूरे भारत को एक रूप के अंदर बांधे हुए हैं। आर्थिक क्रियाओं की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो है कृषिक कार्यों में संलग्न है, तो यहाँ पर पूरी तरह पूरा भारत जो है मानसूनी जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही यहाँ पर जो कृषिगत गतिविधियाँ हम संचालित करते हैं उसके अंदर हमारी जो पारंपरिक जो विधियाँ हैं उनका पूरे भारत के अंदर एक सा वितरण देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर प्राइमरी और द्वितीयक जो गतिविधियाँ हैं उनका योगदान अभी भी चतुर्थक और तृतीयक गतिविधियों की तुलना में काफ़ी अधिक देखने को
मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ विविधता में एकता को दृष्टिगत करती हुई परिलक्षित होती हैं। तो इसने, जैसे मैंने अब अलग अलग स्लाइड्स के अंदर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल लैंग्वेजेस हैं, जो 22 आपके यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। विभिन्न जो धार्मिक जो स्थान हैं वहाँ पर भी काफ़ी समरूपताएं हैं। अलग अलग होने के बावजूद जो पूजा की प्रक्रियाएं हैं, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, वहाँ पर काफ़ी समरूपता देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है और एक राष्ट्रीयता की भावना पूरे भारत के अंदर हमें दृष्टिगत होती है। नमस्कार।